नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वह है भारत, आकार और स्थिति। और इस अध्याय में भारत के बारे में सामान्य सी जानकारी दी गई है। और इस अध्याय में जो जानकारी दी गई है उसके अलावा कुछ और जानकारी मैंने बाहर से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए इस चैप्टर में दी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत की स्थिति है कहाँ पर। अगर विश्व के मानचित्र पर देखें तो भारत कहाँ पर दिखाई देता है। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं, जो मानचित्र आप लोग देख रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में ये वाला जो पीला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा भारत। और महाद्वीपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली कक्षाओं में। तो ये बात हमें पता ही है कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। अगर गोलार्धों की बात करें तो ये वाली प्रधान देशांतर रेखा हो गई 0 डिग्री की। और हमने ये बात पढ़ ली थी कि इस रेखा के इधर वाला जो भाग है वह पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, और इस रेखा के इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो पूर्व पश्चिम की दृष्टि से देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और अगर देखेंगे उत्तर और दक्षिण की दृष्टि से तो आप लोगों को पता है, अब मैं पूर्वी गोलार्ध जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर रहा हूं, या पूर्वी और पश्चिमी जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो पश्चिमी और पूर्वी नजरिए से जब हम देखेंगे तो भारत इस रेखा के पूर्व में अवस्थित है, इसलिए भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर उत्तर दक्षिण के संदर्भ में देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है ये रेखा है विषुवत रेखा, 0 डिग्री की विषुवत रेखा। तो हमें ये पता है कि विषुवत रेखा के जो ऊपर की ओर जो भाग होते हैं वह उत्तर दिशा होती है। तो ये जो इस रेखा के उत्तर का जो भाग है वह सारा उत्तरी गोलार्ध होगा, और इस विषुवत रेखा के नीचे का जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो आप लोग देखेंगे कि हमारा भारत इस विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा भारत उत्तर दक्षिण की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और पूर्व और पश्चिम की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। मैं इसकी एक कॉपी ले ले रहा हूं जिससे कि हम ये समझ सकें कि किस महाद्वीप में अवस्थिति है। इसको पहले भी हम लोगों ने समझ लिया था और हमें पता भी है पहले ही। तो ये वाला जो पूरा एरिया है जो आप लोग वायलेट कलर से देख रहे हैं, बैंगनी रंग से जो देख रहे हैं, ये सारा एरिया एशिया महाद्वीप का है, और इस एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आता है हमारा भारत। तो हमारा भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। अगर उत्तर दक्षिण दिशा में पूछा जाए तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। पूर्व पश्चिम दिशा के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। और विश्व मानचित्र पर हमारा भारत ये जो पीले कलर से दिख रहा है इस तरीके से दिखाई देता है। ये तो रही एक सामान्य चर्चा। अब हम लोग कुछ अन्य बातों को समझ लें। ये भारत का नक्शा है। केवल भारत के मैप को देखेंगे तो इस तरीके से हमारा भारत दिखाई देता है। भारत कई राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सब की जानकारी यहाँ पर इस मानचित्र पर दी गई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को भारत का मानचित्र दिखाना चाह रहा था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ बातें। भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को हम लोगों ने समझ लिया था कि विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है, और जो प्राइम मेरिडियन है उसके पूर्व में अवस्थित है। इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है।
इस बात को इस तरह से समझ लीजिए। ये एनसीईआरटी की ही इमेज है। यहां पर देखेंगे कि ये भारत का मुख्य भूभाग है। यहां से लेकर यहां तक ये सारा जो आपको दिख रहा है, ऊपर का भाग, ये तटीय भाग हो गया। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है भाई यहां से शुरू होता है, लेकिन इसके अलावा भी भारत के ही क्षेत्राधिकार में इधर आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिख भी दे रहा हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर आता है, और इधर आता है लक्षद्वीप। ये भी भारत के ही क्षेत्राधिकार में ही है। तो जब मुख्य भूभाग की बात की जाएगी, इसका मतलब है कि ये यहां से शुरुआत मानी जा रही है मुख्य भूमि की। तो यहां से लेकर और यहां तक अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, लिखा हुआ भी है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश उत्तर में अवस्थित है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी तो आप लिखेंगे कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वह दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री और 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो यहाँ पर पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है, जो कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के दौरान जल के नीचे डूब गया था, तो यहाँ से जो शुरुआत होती है 6 डिग्री और 45 मिनट से शुरुआत होती है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। मुख्य जो भूभाग है उसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर समग्र रूप से भारत की बात की जाए तो भारत के अक्षांश की शुरुआत होती है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह का दक्षिणतम पॉइंट है वहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट तक। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। ये इमेज आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई है। अगर आप लोग के पास जो हार्ड कॉपी है उसमें पढ़ेंगे या डाउनलोड करके एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, उसमें जो मानचित्र मिलेगा उसमें आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो जब भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाती है तो वह यहाँ से माना जाता है। तो हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार की बात समझ ली। अब हम लोग समझ लेते हैं देशांतरीय विस्तार की बात। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो इस वाली साइड में 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला डिग्री का साइन होता है, ये वाला एक साइन जो लगाया जाता है ये मिनट का साइन होता है, और मान लीजिए किसी गिनती के बाद 2 साइन लगा दिए गए, ये सेकंड का साइन होता है। तो यहां से शुरू होता है देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट या पूर्वी देशांतर, और ये यहां तक जाता है जो कि 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट तक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। एक बात यहां पर और लिखी हुई है कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री की है, 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बारे में भी आगे जानकारी ली गई है, यहीं पर समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इमेज है तो कर्क रेखा भारत के लगभग इस वाले भाग से गुजर के जाती है, और इस कर्क रेखा या 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश है इसी को तो कर्क रेखा कहा जाता है। ये बात हम लोगों ने कक्षा 6 की जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि जो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश होता है उसे कहा जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसे कहा जाता है मकर रेखा। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है भारत का, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और इस कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है वह आता है उष्ण कटिबंध में।
ये बात भी हम लोगों ने समझ ली। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। यहाँ पर इस वाली टिप पर अवस्थित था। जैसे अगर इस इमेज से हटके जाएं तो इस वाले हिस्से को मैंने इंसेट में यहाँ पर ले लिया है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अक्षांश वाली बात को। आगे की कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसी को मैंने यहां पर एनलार्ज तरीके से यहां पर ले लिया है। ये वाला जो हिस्सा है इसी को बड़ा करके अलग से यहां पर दिखाया गया है। इसमें आप लोग देखेंगे ये लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। पहले इसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट, स्पेलिंग थी पिगमिलियन पॉइंट। बाद में इसका नाम कर दिया गया था इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, ये 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी तो उस सुनामी के चलते ये जल के नीचे चला गया। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ये वाला हिस्सा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि अब जलमग्न हो गया है। अब कुछ और बातों को समझ लेते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसी इमेज पर कुछ और बातों को समझ लेते हैं। भारत की जो पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर और जो उत्तर दक्षिण की ओर जो लंबाई है वह हो गई 3214 किलोमीटर। इसको मैं लिख दे रहा हूं, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई हो गई वह हो गई 2933 किलोमीटर। और ये जानकारी इस इमेज पर दी भी गई है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वह लिखी हुई है 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। इसके साथ साथ संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं वर्ग किलोमीटर को नीचे लिख दे रहा हूं और इसी को शॉर्ट में कभी कभी लिख दिया जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। अब यहां पर एक जानकारी और दी गई है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके आगे इसे पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से आकार में या क्षेत्रफल में 6 बड़े देश और भी हैं, उनकी जानकारी ले लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के अनुसार वह हो गया रूस। रूस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है कनाडा और तीसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, पांचवें नंबर पर है ब्राज़ील, छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है भारत। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार आधिकारिक रूप से या भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश होना चाहिए जनसंख्या के अनुसार। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अप्रैल 2023 में यूएन का प्रोजेक्शन आया
और यूएन के उस अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ते हुए 1 अरब 42 करोड़ हो गई है और भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन जब तक आधिकारिक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को जो 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़े हैं उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जो जनगणना होने वाली थी वह 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते उसे पहले अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया कि अक्टूबर 2023 में करवाई जाएगी। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के चलते इस जनगणना को लोकसभा चुनावों के बाद में करवाने का निर्णय लिया गया है। तो आंकड़े अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध हैं वे केवल 2011 के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। अगली लाइन लिखी है कि भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। इस बात को भी समझ लीजिए। यहां से यहां तक आप लोग देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरफ। यहां तक ये जो सीमा आप लोगों को दिख रही है, इधर वाली सीमा, इधर वाली सीमा, इधर सारे इधर के जो भाग हैं ये सब कुछ स्थलीय भाग है। लेकिन नीचे का भाग जो देख रहे हैं ये जो प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि स्थल का ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। तो भारत के प्रायद्वीपीय बात की जब बात की जाती है इसका मतलब ये हो गया कि भारत के इस वाले जो दक्षिण में आप लोगों को जो स्थलीय भाग दिख रहा है इसकी बात की जा रही है। उसका कारण क्या है, इधर भी जल है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अरब सागर हो गया और दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। तो ये वाला जो नीचे का भाग है भारत का ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसी वजह से भारत के दक्षिणी भाग को भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि अब मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला जो भाग है जिसे मैंने ब्लैक कलर से लिया है, ये वाली जो सीमा है ये भारत की जलीय सीमा है, जलीय या समुद्री सीमा है। और जलीय सीमा ये मुख्य भाग की हो गई। इस मुख्य भाग की जलीय सीमा के साथ साथ यहां पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इधर वाले भाग में और इधर वाले भाग में जो लक्षद्वीप हैं इनकी भी सीमाओं को शामिल किया गया है। और इनकी भी सीमाओं को शामिल करने के बाद जो जलीय सीमा है वह हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। कुछ जगह इसे लगभग में 7,517 किलोमीटर भी लिख दिया जाता है। और ये जो स्थलीय सीमा है जिसे मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है इसकी जो लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। यही बात लिखी है कि भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। इसी बात को मैंने यहाँ पर समझाना चाहा है। समुद्री सीमा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, समुद्री सीमा जिसमें मुख्य भूभाग की समुद्री सीमा और उसके साथ साथ इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप की समुद्री सीमा के साथ साथ भारत की जो समुद्री सीमा है वह हो गई 7,516.6 किलोमीटर। और जो स्थलीय सीमा है जिसे मैंने रेड कलर से दर्शाया है, मैं यहाँ पर कलर फिर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे कि समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कुल सीमा कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जितना उत्तर आएगा वही भारत की कुल सीमा हो जाएगी, स्थलीय और जलीय दोनों को मिलाकर।
तो स्थलीय सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा हो गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक जानकारी और दी गई है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। और एक लाइन और लिखी गई है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। पहले तो समझ लेते हैं हम लोग पहली बात को, कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। हम लोगों ने कक्षा 6 में जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था, क्लास 6 और चैप्टर दूसरा, उसमें समय का निर्धारण कैसे होता है, मानक समय क्या होता है, भारत का मानक समय क्यों निर्धारित किया गया है, उन सब बातों को समझ लिया था। तो अधिकांश बातें आप लोगों को पता है। भारत के संदर्भ में 1-2 बातों को फिर से चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय 1 घंटा आगे होता चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक जो अंतर आता है वह लगभग आता है 29 डिग्री का। 29 डिग्री का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे लगभग में 30 डिग्री मान लें तो अंतर आएगा 2 घंटे के आसपास। 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर आता है, तो 29 डिग्री में अंतर आएगा 1 घंटा 56 मिनट के आसपास। इसका मतलब है इधर वाला ये जो क्षेत्र हो गया ये गुजरात का क्षेत्र है और इधर वाला ये जो क्षेत्र हो गया ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जो कि सबसे पूर्वी भाग हो गया। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग में है और गुजरात सबसे पश्चिमी भाग में है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा स्थानीय समय में। इस वजह से टाइम मिसमैच होगा स्कूल कॉलेजेस के खोलने में, ट्रेनों के संचालन में, ऑफिस के कार्य जो होते हैं उनको सही से निपटाने में। इधर वाले लोग कहेंगे कि हमारा टाइम तो आगे है, हम तो अगर जब अपने टाइम पे स्कूल खोलेंगे, मान लीजिए ये स्कूल खोलते हैं 8 बजे, जब इधर 8 बज रहे होंगे तो अभी यहाँ पर 6 ही बज रहे होंगे। तो इस वजह से मिसमैच की कंडीशन आ जाएगी। इस असुविधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाकर एक जो यहाँ से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को भारत का मानक समय निर्धारित कर दिया है कि जो मानक समय रेखा, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं, मानक समय रेखा इसे कानून द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो समय यहां पर होगा, इस रेखा पर होगा, उसी को आप भी मान लेंगे और उसी को आप भी मान लेंगे। सामान्य रूप से होगा क्या कि जब यहां पर, मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर बजे हैं 10 बजे हैं, मान लेते हैं यहां पर बजे हैं 10 सुबह के, तो ये समय इधर पूर्वी भाग में 2 घंटा आगे होता है। यहां पर पश्चिमी भाग में अभी 8 ही बज रहे होंगे स्थानीय समय के अनुसार। तो भारत सरकार ने क्या किया, कानून द्वारा इस रेखा पर जो समय होगा उसी समय को पूरे भारत के लिए एक मानक समय मान लिया। अब मान लेते हैं यहां पर बजा है 8, यहां पर बजा है 9। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है, आप लोगों को समझाने के लिए। मान लेते हैं कि ये कंडीशन है कि यहां पर 10 बज चुका है, यहां पर अभी 8 बजा है, क्योंकि 2 घंटे इधर वाले भाग में समय पीछे है। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस लाइन पर बता दिया कि इस लाइन पर जो समय होगा वही आप मानेंगे और वही आप मानेंगे, ना आपके 10 ना आपके 8, आप भी 9 मानेंगे और आप भी 9 मानेंगे। ये होता है मानक समय का निर्धारण। और मानक समय का निर्धारण किसी देश की सरकार के द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। और जिन देशों का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक होता है उनमें 1 से अधिक मानक समय होते हैं। रूस में 11 मानक समय है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक समय है। इसी प्रकार से अन्य देश जिनका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक है उनमें टाइम का मिसमैच ना हो, इस वजह से कई मानक समय निर्धारित कर लिए जाते हैं। तो ये तो हो गई मानक समय रेखा की बात कि जो 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा है उसे, ये 82.5 डिग्री की ही मानक समय रेखा है ये वाली जो है।
उसे ही भारत की मानक या में उत्तर मान लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर एक शहर का नाम है उत्तर प्रदेश के, और मिर्जापुर कौन सा शहर है बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा, सुना होगा इसको। अब एक बात यहां पर और लिखी हुई है, वह लिखी है कि अक्षांश का प्रभाव, इसको भी समझ लीजिएगा। इसकी एक कॉपी मैंने ऊपर छोड़ भी दी थी, जिस पर अभी हम लोगों ने समझा था उसे मैंने छोड़ दिया था, और इसकी दूसरी कॉपी मैंने ले ली थी। ये सारी स्लाइड्स मैं अपलोड करवा दूंगा। अगली लाइन एक लिखी हुई है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है भारत के संदर्भ में। होता क्या है कि यहाँ पर जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी का हो गया, उत्तर में जैसे श्रीनगर हो गया, या उत्तर में वर्तमान समय में भारत का कुछ भाग ऐसा है जिस पर उत्तरी भाग में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उत्तर का जो हमारा शीर्षस्थ बिंदु है वो कुछ और है, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है। यहाँ पर बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि जैसे दक्षिण में कन्याकुमारी है, तो जैसे जैसे हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो दिन की अवधि है या रात की अवधि है उसमें अंतर आता चला जाएगा। गर्मियों में क्या होता है कि दिन की अवधि अधिक हो जाती है भारत में, और रातें छोटी होने लगती हैं। और शीत ऋतु में क्या होता है कि दिन की अवधि कम हो जाती है और रातें लंबी होने लगती हैं। इसका कारण ये है कि ये जो वाले भाग होते हैं दक्षिणी भाग, ये दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के निकट हैं, इसलिए दक्षिणी भागों में जो दिन रात की अवधि होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। जैसे जो भारत के उत्तरी भाग हैं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र हो गया, तो दिल्ली के क्षेत्र में अगर गर्मी की ऋतु में देखेंगे तो दिन रात की अवधि में काफ़ी अंतर आ जाता है, 2 ढाई 3 घंटे तक का अंतर आ जाता है कि गर्मी में दिन बड़े होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी, और शीत ऋतु में दिन छोटे होने लगेंगे, रातों का जो समय है वह बढ़ जाएगा। और ये अंतर जो घटता बढ़ता है, ये अंतर 2 से 3 घंटे या उससे भी कुछ अधिक का हो सकता है। लेकिन जो दक्षिणी भाग हैं भारत के, उनमें ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं आता। ऋतु के अनुसार दिन और रात में जो समय का अंतर होता है वह बहुत ज़्यादा नहीं होता, आधे पौन घंटे के आसपास अंतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि जो दक्षिणी भाग हैं वे विषुवत रेखा के अधिक निकट अवस्थित हैं। तो विषुवत रेखा के निकट के जो क्षेत्र होते हैं उनमें सूर्य तप के वितरण में ज़्यादा प्रभाव ऋतु के अनुसार नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो ऋतु के अनुसार दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता चला जाएगा। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, और यही लिखा हुआ है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर आप लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे ऋतु के अनुसार दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता चला जाएगा। और भारत के संदर्भ में ही नहीं, भारत से जो उत्तर में देश हैं या जो अन्य उत्तरी भागों में जो देश हैं उन पे भी ये सिद्धांत लागू होता है। और इसी सिद्धांत की वजह से आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनमें लगभग 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। और वह कारण जो होता है वह यही होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे इसी कारण से दिन और रात की अवधि में अंतर आता चला जाएगा। अब अगली बात लिखी हुई है यहाँ पर, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। पहले मैं आप लोगों को हिंद महासागर दिखाता हूँ, पीछे लौट के चलते हैं। ये वाला जो भाग है ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति आप लोग देखेंगे, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो भारत एक केंद्रीय स्थिति में है हिंद महासागर में, और इसी केंद्रीय स्थिति के चलते जो यहाँ का जो महासागर है उसका नाम हमारे देश भारत के आधार पर इंग्लिश में इंडियन ओशियन और हिंदी में हिंद महासागर रखा गया है। बाकी के जितने भी 5 महासागर हैं उनमें से किसी भी महासागर का नाम किसी देश के आधार पर नहीं रखा गया है। यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर या भारत के आधार पर रखा गया है। और ये इसका मुख्य कारण है कि इस महासागर में भारत की स्थिति केंद्रीय है।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, इसी महत्वपूर्ण स्थिति या केंद्रीय स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। वह है इंडियन ओशियन, या हिंदी में उसी को हिंद महासागर कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि भारत दक्षिणी एशिया का देश है। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो पूर्वी भाग में हैं, उन्हें पूर्वी एशिया का देश कहा जाता है, जैसे जापान हो गया। कुछ ऐसे हैं जो दक्षिणी भाग में हैं, जैसे भारत हो गया, तो भारत दक्षिण एशिया का देश है। श्रीलंका दक्षिण एशिया का देश है। मालदीव दक्षिण एशिया का देश है। तो अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरीके से समझेंगे तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी एशिया का एक देश है। अब भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, अगर उनको समझना हो तो मैं एक इस इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए। इधर हो गया पाकिस्तान। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, यहाँ पर कुछ स्थलीय सीमा यहाँ पर अफगानिस्तान की भी लगती है। छोटी सी सीमा यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी है। इधर वाली साइड में आ जाता है चीन। अफगानिस्तान को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इधर हो गया चीन, ये हो गया पाकिस्तान। हिंदी में मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इधर हो गया चीन, ये सारा जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा हो गया नेपाल का। ये वाला हिस्सा हो गया भूटान का। और इधर ये हिस्सा हो गया म्यांमार का। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। बर्मा को ही वर्तमान समय में म्यांमार कहा जाता है। ये हो गए भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए देश। एक और बचा है, ये हो गया बांग्लादेश। ये भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत के 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। इसके अलावा जो समुद्री सीमा से लगे हुए जो देश हैं निकटतम, उनमें हो गया एक श्रीलंका, और यहाँ पर इस वाली साइड में लक्षद्वीप से नीचे एक मालदीव देश भी है इधर। ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। और इधर अंडमान निकोबार से लगता हुआ जो देश है वह है इंडोनेशिया का क्षेत्र। अब अगली इसमें लाइन लिखी है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी ही मैं एक कॉपी ले रहा हूं, इस पर हम लोग समझ लेते हैं। पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वह 7 थी, लेकिन अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। एक इधर वाला क्षेत्र लद्दाख बना दिया और इधर वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। राज्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकारें चुनी जाती हैं जनता के द्वारा और वे अपनी स्वायत्तता के आधार पर उनका शासन चलाया जाता है राज्य की सरकारों के द्वारा। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन्हीं को संघ शासित प्रदेश भी कह दिया जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज। तो जो संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन होते हैं। ये अंतर है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस मानचित्र पर हम लोग एक सरसरी नज़र से भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देख लेते हैं। इधर ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ये दोनों यूटीआईज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया, ये पंजाब राज्य हो गया, ये उत्तराखंड राज्य हो गया, ये वाला हरियाणा राज्य हो गया, राजस्थान राज्य, गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ये उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, ये बिहार का क्षेत्र हो गया, इधर झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, ये वाला राज्य महाराष्ट्र है,
ये तेलंगाना है, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 2014 में। ये आंध्र प्रदेश राज्य हो गया। ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ये गोवा राज्य हो गया, ये केरल का क्षेत्र हो गया और ये तमिलनाडु राज्य हो गया। इधर आ जाते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, ये सिक्किम राज्य हो गया, छोटा सा राज्य है सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में। ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का हो गया। ये जो पीले रंग से दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, ये असम का हो गया। और यहाँ पर हो गया मेघालय राज्य, ये वाला मेघालय का क्षेत्र हो गया। ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा का राज्य हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने समग्र रूप से समझ लिया भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं। अगली स्लाइड पर मैं आप लोगों को भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अलग से जानकारी दे दूंगा। और इन सब चीज़ों को समझने का, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग मानचित्र पर लगातार अभ्यास करते चलें कि कौन सा राज्य किस क्षेत्र में अवस्थित है। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और भारत के भूगोल को समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस इमेज पर आप लोग भारत के केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिएगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक ये हो गया लद्दाख का क्षेत्र, ये हो गया जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये यहाँ पर चंडीगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है। 1 2 3 4, 4 तो ये उत्तरी भाग में हो गए। इसके अलावा दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, इन दोनों क्षेत्रों को एक में ही मिला दिया गया है। पहले दमन और दीव अलग था, दादरा नगर हवेली अलग था, लेकिन जनवरी 2020 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक में ही मर्ज कर दिया गया। अब ये वर्तमान समय में दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली ये सब एक साथ में ही हैं और ये जो क्षेत्र हैं ये अलग अलग बिखरे हुए देश है। इसके अलावा एक हो गया लक्षद्वीप, ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा ये हो गया एक पुदुचेरी, पहले इसका नाम था पांडिचेरी, बाद में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। एक पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो गिनते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगली लाइन लिखी है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। इस बात को हम लोगों ने समझ लिया था, एक बार चाहें तो फिर समझ लेते हैं। ये हो गया श्रीलंका का क्षेत्र, ये वाला। और इधर लक्षद्वीप से नीचे एक छोटा सा देश है मालदीव और उसकी राजधानी है माले। तो वह भी हमारा पड़ोसी देश है जो कि समुद्री सीमा से लगता हुआ है। स्थलीय सीमा नहीं जुड़ती है इन 2 देशों से, श्रीलंका से या मालदीव से। अगली लाइन लिखी हुई है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ये बात हम लोगों ने समझ ली थी। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी को और समझ लेते हैं। इस वाले क्षेत्र में एक जलीय रास्ता है जिसे कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि, जल संधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि ऐसा रास्ता जो 2 बड़ी जल संधियों को जोड़ता है, या जल का ऐसा सकरा क्षेत्र जो 2 बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, उसे कहा जाता है जल संधि। तो यहाँ पर तो हो गया पाक जल संधि का क्षेत्र और यहाँ पर हो गई गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। खाड़ी वह क्षेत्र होता है जहां पर जलीय भाग स्थल में अंदर की तरफ घुसता है या प्रवेश करता है। तो ये वाला जो भाग हो गया यहाँ पर, ये जो जल क्षेत्र अंदर की ओर ये घुसा हुआ है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। और मालदीव के बारे में जो जानकारी दी थी उसे हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है इसके दक्षिण में अवस्थित है मालदीव। मालदीव की लोकेशन इस वर्ल्ड मैप पे दिख सकती है जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। इसमें भी नहीं है, यहां पर है मालदीव, इस वाले क्षेत्र में।
आप लोग अपने अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में देखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। आपकी जो पुस्तक है कक्षा 9 की एनसीईआरटी, उसमें पहले अध्याय में इतनी ही जानकारी दी गई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में कुछ जानकारी दी गई है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। स्कूल भुवन एक वेबसाइट है। पोर्टल का मतलब होता है, जहां कहीं पोर्टल लिखा हुआ हो उसका मतलब हो गया वेबसाइट। तो स्कूल भुवन जो वेबसाइट है उस पे आप लोगों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ विशेष जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस स्कूल भुवन पोर्टल को या वेबसाइट को खोल के देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। इसको भुवन को मैंने ओपन करके रखा हुआ भी है। ये है bhuvan.nrsc.gov.in। इसी को अगर आप लोग और एक्सप्लोर करेंगे तो इसी में बहुत सारी जानकारी मिलती चली जाएगी। इसमें जैसे भुवन 3D, इसको एनलार्ज करते चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं भारत के बारे में, और बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है। 3D मॉडल्स दिए गए हैं कुछ चीज़ों के। ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भुवन इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, ये इसरो के द्वारा विकसित की गई एक वेबसाइट है। एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, तो इसको एक ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा। एक और जानकारी दी गई है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। इस बात को समझ लीजिए। ये पूरे विश्व का मानचित्र है। इसमें से जो मुख्य जो जानकारी हमें चाहिए वो दिखाया गया है। ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया एशिया महाद्वीप, और ये वाला जो क्षेत्र है ये यूरोप का क्षेत्र हो गया। मान लेते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लंदन है। अब भारत से और लंदन जाना होता था तो पहले क्या करना पड़ता था कि इस वाले क्षेत्र से, जैसे मुंबई पोर्ट है, यहाँ से इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के और तब यहाँ पर पहुँच पाते थे। तब दूरी बहुत अधिक थी क्योंकि बीच के सारे भाग स्थलीय भागों से घिरे हुए थे। बीच में कोई भी ऐसा जलीय मार्ग नहीं था। तो क्या किया गया, यहाँ पर एक छोटा सा स्थलीय भाग को काट के एक नहर बना ली गई। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर। और जब इस स्थलीय भाग को यहाँ पर काट के एक नहर बना ली गई, फिर क्या हुआ कि मुंबई से जहाज इस वाले रास्ते से, ये हो गया अरब सागर का भाग, फिर बाबल मंदब से होते हुए ये लाल सागर का भाग हो गया। इस लाल सागर से होते हुए और फिर यहाँ पर स्वेज कैनाल से होते हुए ये भूमध्य सागर हो गया। इस भूमध्य सागर से होते हुए और जहाज यहाँ पर लंदन पहुंच जाते हैं। तो इससे आप लोग देखेंगे कि इस वाली स्वेज कैनाल के खुल जाने से पूर्वी देशों को इस यूरोप को पहुंचने तक पूरे इस महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत से जो जहाज पहले लंदन जाते थे या यूरोप जाते थे, वे इस महाद्वीप का पूरा चक्कर लगा के जाते थे। तब दूरी पड़ती थी 19,800 किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ कि जब ये स्वेज नहर बन गई तब जहाज इस वाले रास्ते से यहाँ से सीधा डायरेक्टली पहुँचने लगे। पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। तो इस तरीके से अब दूरी कितनी रह गई है, 11,600 किलोमीटर केवल दूरी रह गई है। तो ये है स्वेज नहर। और इस स्वेज नहर को और थोड़ा सा अगर आप लोग देखना चाहें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको और बड़े रूप में यहां पर लिया गया है। ये हो गया लाल सागर, रेड सी इंग्लिश में लिख दिया जाता है, और ये हो गया भूमध्य सागर जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले मैप पर भी देख लीजिए। तो ये यहाँ पर लाल सागर का क्षेत्र हो गया। ये वाला जो जल निकाय है
ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में जो आप लोगों को स्काई ब्लू कलर से पट्टी दिख रही है, ये लाल सागर का क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये भूमध्य सागर हो गया, लिख दिया था। इंग्लिश में से कहा जाता है मेडिटेरियन सी। तो आप लोग देखेंगे इस वाले क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक सुएज कैनाल बना ली गई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो स्थलीय भाग था उसे काट के मानव के द्वारा या जो मानवीय प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग करके मनुष्य द्वारा यहाँ पर एक कृत्रिम नहर बना ली गई। इसी नहर को कहा जाता है सुएज नहर। सुएज नहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नहर के इस वाली तरफ सुएज एक जगह का नाम है, एक शहर है सुएज, और वहाँ पर एक पत्तन भी है, पोर्ट भी है। और इस कैनाल के इस तरफ हो गया पोर्ट सईद का पत्तन, या पोर्ट सईद एक शहर भी है, एक पत्तन भी है। तो इस सुएज वाले स्थान के आधार पर ही इस नहर का नाम सुएज नहर रखा गया है। तो ये था सुएज नहर का महत्व। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ तथ्यात्मक जानकारी और अलग से ले ली है, जिससे कि भारत के संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है कि जो यहाँ पर 4 जो दिए गए हैं, इनमें जो पहला है वह सबसे बड़ा है। फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, पहले के बाद दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे भी छोटा है, चौथा उससे भी छोटा है। ये होता है अवरोही क्रम। इसका मतलब ये हो गया, इसमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, और इनके क्षेत्रफल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार 4 सबसे छोटे राज्य आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो गोवा है वह सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में गोवा सबसे छोटा है, गोवा के बाद फिर आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा, और चौथे नंबर पर है नागालैंड। तो इनमें गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा से बड़ा हो गया सिक्किम, सिक्किम से त्रिपुरा, त्रिपुरा से नागालैंड। यही जानकारी दी गई है कि 4 सबसे छोटे राज्य। जनसंख्या के अनुसार 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? जनसंख्या के अनुसार अगर 4 सबसे बड़े राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ये भी लिख दिया गया है। कुल देश की जो जनसंख्या है, उस देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत भाग कितना है वह जानकारी दी गई है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है ये जानकारी दी गई है, और इधर जनसंख्या घनत्व कितना है ये जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से इस टेबल में जनसंख्या के आधार पर भारत के जो 4 सबसे बड़े राज्य हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे नंबर पर आता है बिहार, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। और इस टेबल में ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ये जैसे आप लोग जनसंख्या, क्षेत्रफल वगैरह पढ़ेंगे तो आप लोग प्रत्येक राज्य का क्षेत्रफल, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या याद करने की कोशिश ना करें। अब बस आप इतना कर लें कि जो 4 सबसे बड़े राज्य हैं, 4 सबसे छोटे राज्य हैं, इतना ही याद कर लें। चाहे जनसंख्या के संदर्भ में बात हो, चाहे क्षेत्रफल के संदर्भ में बात हो, चाहे जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में बात हो, तो 4 सबसे बड़े या 4 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, 4 सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले, 4 सबसे कम क्षेत्रफल वाले, तो 4 शुरू के और 4 अंत के याद कर लें, उतने से एग्जाम में बात बन जाएगी। जब तक कि आप किसी विशेष राज्य का पीसीएस की परीक्षा देने ना जा रहे हों। अगर आप लोग मान लीजिए किसी राज्य विशेष की पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, फिर आप लोगों को उस राज्य के बारे में और अधिक जानकारी पढ़ के जानी चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से आप लोग अगर 4 राज्य याद कर लेंगे, 4 छोटे, 4 बड़े, 4 सबसे कम घनत्व वाले, 4 सबसे अधिक घनत्व वाले, तो इतनी जानकारी ही पर्याप्त होगी। जनसंख्या के अनुसार 4 सबसे छोटे राज्य यहाँ पर आप लोग देखेंगे, और ये जो दी गई है जानकारी, ये दी गई है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। इसका मतलब हो गया
कि आप लोग देखेंगे कि जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में 25वें नंबर पर आता है गोवा, 26वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 27वें नंबर पर आता है मिजोरम और 28वें नंबर पर आता है सिक्किम। इसका मतलब ये हो गया कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर ये जो रैंक है ये राज्यों के आधार पर रैंक दी गई है, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं। 25वें नंबर पर आता है गोवा, 26 अरुणाचल, 27वें नंबर पर मिजोरम और 28वें नंबर पर आता है सिक्किम। और सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पर भी वही सारी जानकारी दी गई है। कुल जनसंख्या, कुल देश की जनसंख्या में हिस्सा कितना है, 10 की ये वृद्धि दर कितनी है कि 10 सालों में पिछली जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, और इधर जनसंख्या का घनत्व दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी के लिए मैं आप लोगों के पास एक पीडीएफ भिजवा दूंगा, एक पीडीएफ अपलोड करा दूंगा जिसमें 28 राज्य और उनकी राजधानी के नाम लिखे हुए होंगे। हालांकि इसके अलावा भी जो आप लोगों की 12th क्लास की एनसीईआरटी है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें एक परिशिष्ट दी गई है। उस परिशिष्ट में भारत के संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। तो वहाँ से भी आप लोग भारत के जो राज्य हैं उनकी राजधानी को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं एक पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा जिसमें भारत के राज्य और उनकी राजधानियों की जानकारी दी गई होगी। 28 राज्य हैं उनके लिए पीडीएफ दिलवा दूंगा। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ 8 हैं, उनकी जानकारी मैंने स्लाइड पर ही ले ली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ में ही है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी या एनसीआर जिसे कहा जाता है, उसकी राजधानी हो गई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर, ग्रीष्मकालीन जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है उसमें 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वह श्रीनगर में है और शीतकालीन राजधानी जम्मू में है। लद्दाख की राजधानी लेह में है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी में ही है। तो इस टेबल पर जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके बारे में और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी दी गई है। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते हुए क्रम में। इस दिशा से देखेंगे तो जो लद्दाख है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। मैं लिख भी दे रहा हूं। और बाकी ये सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्षेत्रफल के अनुसार सीक्वेंस दिया गया है। दूसरे नंबर पर जम्मू और कश्मीर आता है। तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, इधर उनका क्षेत्रफल दिया गया है। फिर दिल्ली, फिर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ और सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो ये यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी है। फिर जनसंख्या के अनुसार संघ शासित प्रदेशों का क्रम दिया गया है, ये भी अवरोही क्रम में दिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है, इधर रैंक लिखी हुई है, पहले नंबर पर है। जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है। अब जम्मू कश्मीर में डेटा नहीं दिया गया है, उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो उस क्षेत्र के बारे में या उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुल जानकारी या कुल जनसंख्या वहाँ कितनी है इसकी जानकारी वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। पुडुचेरी, उसकी जनसंख्या दी गई है आगे, जो देश की कुल जनसंख्या है उसमें उसका हिस्सा कितना है
या दशकीय वृद्धि दर कितनी है और इधर जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है और लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या रहती है। 64,473 लोग रहते हैं केवल 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर भी जो जानकारी दी गई है वह केवल रटने वाली है, याद करने वाली है और ये सारी स्लाइड्स मैं अपलोड करा दूंगा। तब आप लोग ये जानकर, जब आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएं तो आप लोग या तो उनका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आपको जो स्लाइड्स मिलेंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। तो या तो उनका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उनसे पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग अगर नोट्स बनाने में सक्षम हैं और अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे या टैब पे पढ़ने में सक्षम है तो सॉफ्ट कॉपी से ही ये जानकारी याद कर लीजिएगा। एक और जानकारी मैंने ली है, भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत के ऐसे राज्य कौन से हैं जो तटीय भाग में अवस्थित हैं। तटीय भाग में अवस्थित होने का मतलब है कि ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तट पर अवस्थित हैं। भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और समुद्री सीमा के साथ जानकारी दी गई है। ये प्रश्न कई बार पीसीएस की परीक्षा में, आरओ में या कई अन्य वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। उत्तर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की समुद्री सीमा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं और कितनी सीमा साझा करते हैं उसकी यहाँ पर जानकारी इस टेबल पर दी गई है। सबसे अधिक लंबी समुद्री सीमा वाला जो राज्य है वह हो गया गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, 7वें नंबर पर आता है कर्नाटक, फिर 8वें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और 9वें नंबर पर आता है गोवा। तो ये यहाँ पर भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं उनकी जानकारी दी गई है और जो अवरोही क्रम में जानकारी दी गई है समुद्री सीमा की लंबाई के संदर्भ में। सबसे लंबी सीमा जो समुद्री सीमा है वह गुजरात की है और सबसे जो छोटी समुद्री सीमा है वह गोवा राज्य की है। इस टेबल में भी जो जानकारी दी गई है उसे आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। भारत के जो 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी तो हम लोगों ने राज्यों के बारे में पढ़ लिया कि ये भारत के राज्य हो गए। तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पुदुचेरी और चौथा हो गया दमन एवं दीव। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो दमन एवं दीव हो गया उसके साथ ही दादरा एवं नगर हवेली का क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन दादरा एवं नगर हवेली का जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है या स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। तो दादरा एवं नगर हवेली में से जो दमन और दीव के क्षेत्र हैं वे समुद्री सीमा से लगते हैं। दादरा नगर हवेली क्षेत्र समुद्री सीमा से नहीं लगता है। तो ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दादरा नगर हवेली, क्योंकि ये जो दमन दीव है ये वर्तमान समय में दमन दीव और दादरा नगर हवेली का ही एक भाग है, लेकिन इनमें से दमन एवं दीव समुद्री सीमा साझा करते हैं, लेकिन जो दादरा नगर हवेली का जो क्षेत्र है वह लैंडलॉक्ड है, वह स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। मैंने लिख दिया है दादरा एवं नागर हवेली लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो चारों ओर से स्थलीय भागों से घिरा होता है उसे कहा जाता है लैंड लॉक्ड। और हिंदी में एक शब्द है स्थलबद्ध, या चारों ओर से जो स्थलीय भाग से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भारत के जो 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश या जिनकी सीमा समुद्र से लगती है वे 4 हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर पुदुचेरी और चौथे नंबर पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली में से दमन और दीव की 42.5 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा था शुरुआत में कि जो 23 डिग्री और
30 मिनट या 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, वह भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ये वाली है, ये जो लाइन गुजर रही है, ये वाली है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के इस वाले क्षेत्र से गुजरती है। अब ये किन किन राज्यों से गुजरती है, उनके नाम मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। भारत में कर्क रेखा, जिसे कैंसर लाइन भी कह दिया जाता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है इंग्लिश में, ये 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। ये जानकारी भी याद करने वाली है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये जानकारी आपको एज इट इज़ याद कर लेनी चाहिए। भारत में जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री की, ईस्ट देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट या फिर इसे 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर लिख दिया जाता है। ये किन राज्यों से गुजरती है? भारत में ये जो मानक समय रेखा मानी गई है, जिसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी समय के निर्धारण के बारे में, शुरुआत में मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूं। ये वाली जो मानक समय रेखा, जिसके आधार पर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इस चीज को ही हम आगे पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से ये रेखा गुजरती है, और ये रेखा ये वाली है। तो ये वाली रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। और इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो मानक देशांतर रेखा है, वह किन 5 राज्यों से गुजरती है, ये नाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और जो कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप लोगों को नीचे तक क्लियर दिख रहा होगा। तो चाहें तो आप लोग क्लास को पॉज करके यहाँ से स्लाइड से आप लोग कॉपी में नोट्स बना लें, या फिर जब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी तो पीडीएफ को पढ़ के भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और जानकारी मैंने ली है कि ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या तटीय सीमा से नहीं लगते हैं। ऐसे कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री सीमा से नहीं लगते हैं, उनकी जानकारी। भारत के कुल 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है या जो तट पर स्थित नहीं है, उनकी जानकारी देख लीजिए। मैं एक मैप ले लेता हूं भारत का, जिससे हमें समझना आसान हो जाएगा। इस मानचित्र को देखिए आप लोग। इसमें आप लोग देखेंगे कि इधर से लेकर ये भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई इस तरफ, ये हो गई स्थलीय सीमा, और इसके बाद ये हो गई जलीय सीमा। तो आप लोग देखेंगे कि इनमें से जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर पंजाब का क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल
और इधर क्षेत्र हो गया कुछ असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, इधर मिजोरम का क्षेत्र हो गया, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, सिक्किम का क्षेत्र हो गया, या इधर उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, और इधर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया। आप लोग देखेंगे ये किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे अवस्थित हैं, चाहे तो इधर स्थलीय भाग में हो, चाहे इधर ये जलीय भाग में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है या जो तटीय सीमा है उससे लगने वाले हैं। लेकिन भारत के कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत के आंतरिक भाग में अवस्थित हैं, और वे राज्य केवल भारतीय राज्यों के साथ ही सीमा साझा करते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे अवस्थित हैं और ना ही तटीय सीमा के किनारे अवस्थित हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं उनको भी देख लीजिए। भारत के कुल 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी कोई ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही जो तट पर अवस्थित हैं। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इनको देख लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोगों ने समझ ली। इस मानचित्र पर देखिए, ये हरियाणा राज्य है यहां से यहां तक। तो आप लोग देखेंगे कि ना तो ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है और ना ही ये तटीय भाग में है, ना ही जलीय सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ना ही जलीय सीमा से लगा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर तेलंगाना का क्षेत्र हो गया, और इधर ये झारखंड का क्षेत्र हो गया। भारत के ये केवल 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगे हुए नहीं हैं और ना ही जलीय सीमा से लगे हुए हैं। इसके अलावा जो 23 राज्य हैं वे या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे अवस्थित हैं या जलीय सीमा से लगे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जलीय सीमा से लगते हुए नहीं हैं? चंडीगढ़ और दिल्ली, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही जलीय सीमा है। इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया चंडीगढ़ का क्षेत्र, ये हो गया दिल्ली का क्षेत्र। इसके अलावा जितने भी बाकी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या तो वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं या जलीय सीमा से लगे हुए हैं। जैसे लद्दाख इधर चीन के साथ सीमा साझा करता है, इधर ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। ये वाले जो हो गए दमन-दीव, ये तटीय भाग में है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो लक्षद्वीप इधर हो गया, पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वह भी तटीय भाग में है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये भी समुद्री सीमा साझा करता है। तो बचे केवल 2, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना तो समुद्री सीमा से लगते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किन देशों के साथ लगती है और कितनी सीमा या कितने किलोमीटर की लंबी सीमा उस देश के साथ लगती है। तो भारत के साथ 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और वे देश कौन कौन से हैं और कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं उसकी जानकारी इस टेबल पर दी गई है। एक तरफ है देश का नाम और सीमा की लंबाई। तो जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके संदर्भ में देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है, और लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दूसरे नंबर पर आता है चीन, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, चौथे नंबर पर आता है नेपाल, पाँचवें नंबर पर आता है म्यांमार, छठे नंबर पर आता है भूटान, और 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है। तो ये जानकारी भी आप लोगों को इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग ये डेटा याद रखने में बहुत सहज नहीं है, कि आप लोगों को लग रहा है कि ये डेटा कौन याद रखे, तो अगर नहीं याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ये जो नाम दिए गए हैं इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, इसी क्रम में याद कर लीजिएगा। तो जब भी जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा भारत के साथ लगती है,
और इनमें से 3-4 नाम दे दिए गए। तो अगर आप लोगों को इसी सीक्वेंस में अगर ये नाम याद होंगे तो आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पर जानकारी दी गई है कि विभिन्न देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। जैसे अभी हमने समझ लिया कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। अब बांग्लादेश के साथ सीमा किस राज्य की लगती है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। चीन के साथ एक तो लद्दाख जो कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी कर लीजिएगा इसे। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश या यूटी है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ लगे हुए कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। म्यांमार के साथ लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा मिजोरम। और भूटान के साथ लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये जानकारी यहाँ पर भी जो दी गई है ये तथ्यात्मक जानकारी है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला या समझाने वाला कुछ नहीं है। ये जानकारी भी आप लोगों को एज इट इज़ याद कर लेनी चाहिए। विभिन्न देशों के साथ सीमा के नाम, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारत और चीन के साथ जो सीमा है वह कौन सी सीमा है, उसका नाम क्या है, या भारत अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने जानकारी ले ली है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत बांग्लादेश के बीच में भी यही रेड क्लिफ लाइन है। उसका कारण क्या है कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है वह पाकिस्तान का ही भाग था और उसका जो नाम था वह पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो उस समय के एक सर रेड क्लिफ थे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया था। और ये रेड क्लिफ लाइन जो थी पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान है उसके साथ भी थी, और जो पूर्वी पाकिस्तान है जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, तो उस पूर्वी पाकिस्तान के साथ भी जो सीमा थी उसका नाम रेड क्लिफ के सम्मान में रेड क्लिफ लाइन किया गया था, और वह लाइन अभी भी बनी हुई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है, और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है या डूरंड रेखा है। ये भारत की जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके नाम हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, आप लोग जब भूगोल को पढ़ेंगे तब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि बार बार चर्चा की जाएगी कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि की जाती है। तो भारत के भी उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं उनके बारे में भी जानकारी आप समझ लीजिए। भारत में ये 7 राज्य तो ये हो गए जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स का मतलब जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं 7, उनको कहा जाता है कलेक्टिवली। इनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो आसमानी कलर से दिख रहा है ये हो गया असम का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र जो लाइट ग्रीन कलर से दिख रहा है ये हो गया मेघालय का क्षेत्र। ये हो गया त्रिपुरा राज्य, ये हो गया मिजोरम राज्य, ये हो गया मणिपुर राज्य और ये हो गया नागालैंड। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 राज्य, और उसके साथ साथ ये जो सिक्किम है 8वां राज्य। इन सब राज्यों को या इन 8 राज्यों को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है। और इन 8 राज्यों में से ये वाले जो 7 हैं इनको कहा जाता है, कभी कभी कुछ किताबों में बुक्स में लिख दिया जाता है 7 सिस्टर्स, प्रतीकात्मक रूप से कह दिया जाता है। तो भारत के अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये 8 राज्य शामिल हैं, और 7 सिस्टर्स की जब कभी बात की जाएगी तो ये वाले 7 इधर के राज्य शामिल हैं। ये थी भारत के बारे में एक संक्षिप्त
जानकारी, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने अलग से ले ली थी, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो समस्या ना हो। और इस जानकारी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।